नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने दिल्ली सल्तनत काल का दोस्तों अध्ययन कर लिया है। दिल्ली सल्तनत काल के अंदर 5 वंशों का हमने अध्ययन किया है। वो 5 वंश कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है दोस्तों गुलाम वंश, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इसके बाद में है दोस्तों खिलजी वंश की भी हमने बात की। इसके बाद में हमने तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन पांचों वंशों की दोस्तों हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने बात की थी, जिसके दोस्तों आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई थी। यदि आपने टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी पीडीएफ टेलीग्राम की, वहां से आप जरूर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि दोस्तों रिवीजन करते समय आपको आसानी रहे। अब मैं आपको दोस्तों एक बार थोड़ा सा पिछला मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने जब बात की थी दोस्तों लोधी वंश की, दिल्ली सल्तनत काल के अंदर लोधी वंश की बात की, तो उसके अंदर दोस्तों जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उस दोस्तों इब्राहिम लोधी और दोस्तों बाबर के बीच में, जो कि मुगल जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, उस बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। उस पानीपत की प्रथम युद्ध के अंदर दोस्तों इब्राहिम लोधी की हार हुई और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। उसके बाद में दोस्तों 1526 के बाद में दोस्तों बाबर ने क्या किया, भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। दोस्तों हमने बाबर के बारे में भी संपूर्ण चर्चा कर ली थी। उसके बाद में आया था दोस्तों हुमायूं। हुमायूं के बारे में भी दोस्तों शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने आपको पूरा वीडियो दोस्तों अच्छे से बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उस वीडियो की लिंक दी हुई होगी, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पिछला नहीं देखेंगे तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हुमायूं था दोस्तों, और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी की जीत हो गई। शेरशाह सूरी की जीत होने के बाद में शेरशाह सूरी ने दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना कर दी, और दोस्तों सूर्यवंश का शासनकाल रहा 1540 से लेकर 1555 तक का। तो आज बात करेंगे हम शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी जो है दोस्तों उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो बता दूं दोस्तों, जो सूर्यवंश का संस्थापक था वो अफगान वंशीय था जिसका नाम शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. जो कानूनगो हैं दोस्तों, उनके अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ। वहीं पर दोस्तों एक और विद्वान है जिनका नाम है परमात्मा शरण। इन परमात्मा शरण के अनुसार दोस्तों शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 में हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। क्वेश्चन में आपको दोस्तों स्पेशली दे करके पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो बाबर आया था मुगल काल का, जो मुगल वंश का संस्थापक था, उस बाबर ने दोस्तों शासन किया 1526 से लेकर 1530 तक। फिर आता है दोस्तों बाबर का पुत्र हुमायूं। 1530 से लेकर 1540 तक दोस्तों हुमायूं ने शासन किया। बीच में ही दोस्तों कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो दोस्तों इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और शेरशाह सूरी दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना करके दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का शासन चलता है 1540 से 1545 तक। इसके बाद में कुछ और शेरशाह सूरी ही सूर्यवंश के शासक आते हैं, और दोस्तों वो लगभग 1555 तक दोस्तों शासन करते हैं। 1555 के अंदर दोस्तों वापस हुमायूं एंट्री लेते हैं, वापस सेना संगठित करते हैं और दोस्तों सूर्यवंश का दोस्तों खात्मा करते हैं, और वापस दोस्तों हुमायूं आ जाते हैं। और हुमायूं उसके बाद शासन करते हैं 1555 से 56 तक। एक वर्ष और शासन कर पाते हैं हुमायूं। इसके बाद आ जाते हैं अकबर। अकबर की हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था दोस्तों फरीद खान, तथा इनके पिता का नाम था दोस्तों हसन खां। दोस्तों इन जो पिता थे हसन खां, वो सासाराम दोस्तों एक जगह पड़ती है बिहार के अंदर। बिहार के सासाराम में दोस्तों वो क्या थे, एक जमींदार थे हसन खां। इस हसन खां के बेटे थे दोस्तों फरीद खां, जो आगे जाकर के दोस्तों शेरशाह सूरी के नाम से जाने गए। दोस्तों 1494 में फरीद ने दोस्तों पिता से नाराज होकर कहां पर आ गया, जौनपुर आ गया। दोस्तों जो फरीद था यानी कि शेरशाह सूरी अपने पिता हसन खां से नाराज होकर दोस्तों जौनपुर आया, और यहां पर इसने क्या की दोस्तों, शिक्षा प्राप्त की। 1520 में दोस्तों जो हसन थे यानी कि जो फरीद के पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों पिता की मृत्यु के बाद में दोस्तों ये इस गद्दी का मालिक हो गया। यानी कि शेरशाह सूरी 1520 में पिता हसन की मृत्यु के बाद में वहां की गद्दी पर बैठ जाता है।
पारिवारिक विवाद के कारण दोस्तों बाद में ये दक्षिण में बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने चला गया था। शेरशाह सूरी दोस्तों पारिवारिक विवाद के कारण, यानी कि दोस्तों पहले तो ये दोस्तों अपने पिता को छोड़कर के जौनपुर चला जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बात को नाराज होकर के, परंतु जैसे ही 1520 में पिता हसन खां की मृत्यु होती है तो ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आ जाता है। यहीं पर दोस्तों पारिवारिक विवाद शुरू होता है। आपको पता है कि गद्दी को पाने के लिए दो भाई दोस्तों या पिता पुत्र की या पुत्र पिता की, चाचा भतीजे की दोस्तों हत्याएं करते आ रहे हैं मुगल कालों में और दोस्तों सल्तनत कालों में, तो वो आप सभी को पता है अच्छे से। तो यही दोस्तों पारिवारिक परिवाद रहा और विवाद रहा, जिसके कारण दोस्तों बाद में जो शेरशाह सूरी है दोस्तों फरीद खां, उसको दोस्तों बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी की यहाँ पर दोस्तों क्या करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी थी। बहार खान लोहानी दोस्तों शेर खां को अपने बेटे जलाल का क्या कर दिया, संरक्षक नियुक्त कर दिया, बॉडी गार्ड नियुक्त किया था दोस्तों बहार खान लोहानी ने अपने पुत्र जलाल का। बहार खां के साथ दोस्तों एक बार शिकार यात्रा में शेर खां एक शेर का वध कर दिया, जिस कारण इसका नाम दोस्तों फरीद खां से क्या पड़ गया था, शेर खां पड़ गया था। दोस्तों बहार खां के साथ एक बार जब शिकार यात्रा में गया हुआ था फरीद, उसी समय दोस्तों एक शेर का शिकार कर देता है फरीद खां, वहीं से दोस्तों फरीद का नाम क्या पड़ जाता है, शेर खां पड़ जाता है। शेर खां नाम से इसको जाना जाने लगा जब इसने एक शेर का वध कर दिया। बाद में बहार खान लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण दोस्तों शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है। दोस्तों जो लोहानी सरदार थे वहां पर दोस्तों लोहानी सरदारों के बीच में और शेर खां की दोस्तों बढ़ती हुई दोस्तों वहां पर लोकप्रियता को देखते हुए लोहानी सरदारों ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, जिसके कारण दोस्तों शेरशाह सूरी को दोस्तों बिहार छोड़ना पड़ता है और ये दोस्तों बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। शेरशाह दोस्तों कहां पर शामिल हो जाता है, बाबर की सेना में, और चंदेरी के युद्ध में दोस्तों बाबर की तरफ से युद्ध लड़ता है। शेरशाह दोस्तों मुगल सेना के अंदर 15 महीने तक रहता है और दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर 15 महीने रहेगा तो दोस्तों उस जगह के बारे में, उस एरिया के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाता है, उस क्षेत्र की क्या कमी है या दोस्तों वहां पर क्या दोस्तों अधिकता है या वहां पर क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उसको संकट आ सकता है। तो दोस्तों यही दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया। 15 महीनों तक दोस्तों वो बाबर की सेना में रहा और इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालों के बारे में, तोप खाने के बारे में, इन सभी के बारे में प्रयोग किया और इसका अध्ययन किया और ऐसा अनुभव किया इसने कि वो दोस्तों कौन कौन सी मुगल प्रशासन और सैन्य विधान में कमियां हैं जिनकी वजह से दोस्तों शेरशाह सूरी बाबर को या मुगलों को हरा सकता है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के माइंड में यहीं से दोस्तों एक चीज क्लिक करती है कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कमियां हैं मुगल सैनिकों के प्रशासन में कि जहां से दोस्तों इन कमियों को देखते हुए मुगलों का पतन किया जा सकता है। तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों एक कथन कहा था कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों शेरशाह सूरी का कथन था। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कथन किसने कहा कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। क्योंकि 15 महीने दोस्तों इसने मुगल सेना में दोस्तों रह करके उसकी कमियों का पता लगा लिया था कि कौन सी वो कमियां हैं या कमजोरी है जिससे दोस्तों मुगल सेना को हराया जा सकता है। जब बाबर ने दोस्तों चंदेरी का युद्ध किया तब शेरशाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई थी दोस्तों। बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया। दोस्तों कोई कुछ भी करे परंतु दोस्तों अगर वो दोस्तों उसके माइंड में कुछ ऐसी शंकाएं रहती है तो दोस्तों उसके बारे में एक शासक को जरूर पता चल जाता है। बाबर को दोस्तों शेरशाह सूरी की जो महत्वाकांक्षा थी यानी कि मुगलों को हराने की और मुगलों का पतन करने की, वो दोस्तों जो महत्वाकांक्षा थी उसका पता चल गया बाबर को। और बाबर ने क्या किया कि अपने पुत्र हुमायूं को दोस्तों सचेत कर दिया और हुमायूं से कहा कि शेर खां से सतर्क रहना। दोस्तों अपने पुत्र को कहा अपने पुत्र हुमायूं से कहा कि शेर खां से सतर्क रहना, शेर खां के इरादे ठीक नहीं हैं, शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर दोस्तों राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। ये बात कही थी दोस्तों बाबर ने हुमायूं से। राजत्व का मतलब यहाँ पे है दोस्तों राजा की गद्दी हथियाने से संबंधित, यानी कि दोस्तों स्वयं राजा बन जाने की इच्छा किसी में होना, वो होता है राजत्व। तो दोस्तों राजत्व की इच्छा दिखाई दी, वो उस बाबर ने दोस्तों अपने पुत्र हुमायूं को बता दिया। शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका निर्वाह नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसकी जो चाल थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी, वो बाबर को पता लग चुकी थी। बाबर ने हुमायूं को दोस्तों इसके बारे में सचेत कर दिया था। तब शेर खां को भी लगा कि अब मुगलों के साथ में रहना ठीक नहीं है और उसका अब मुगलों के साथ में निर्वाह नहीं हो पाएगा।
1528 ईस्वी के अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़ देता है और नौकरी छोड़ करके वापस कहाँ आ जाता है दोस्तों, बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह, यानी कि जिसे छोड़कर गया था अभी बाहर का लोहानी को, उसी के पास में वापस आ गया। सुल्तान ने भी उसका स्वागत किया और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया था दोस्तों। 1528 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां जो कि नाबालिग था दोस्तों, शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लेता है। शेर खां जो दोस्तों जो बाहर खां लोहानी था उसकी बेगम थी दोस्तों, जो विधवा हो गई थी उसकी मृत्यु के बाद में, उस विधवा बेगम जिसका नाम था दुदू बेगम, उससे दोस्तों शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में स्वयं को दोस्तों क्या कर देता है, वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है और स्वयं को दोस्तों खुद को वहाँ का प्रधान शासक नियुक्त कर देता है। जलाल खां दोस्तों बाद में कुछ अफगान सरदारों के साथ में बंगाल भाग गया। इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया दोस्तों। शेर शाह ने दोस्तों 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी। आपको ध्यान में रखना है, हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण करी थी दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। बंगाल के जो शासक नुसरत शाह थे उनको पराजित करने के बाद में हजरत ए आला की उपाधि धारण करी थी। 1529 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। 1530 में दोस्तों इसने चुनार के किले ताज खां की जो विधवा लाड मल्लिका से दोस्तों इसने क्या किया, विवाह करके चुनार के किले पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों शेरशाह सूरी के संघर्ष और विजयों की। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया, चुनार का प्रथम घेरा 1532 में दोस्तों चुनार का प्रथम घेरा डाला गया। चुनार का किला इस समय दोस्तों शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका था। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ में क्या कर ली दोस्तों, संधि कर ली थी। चुनार का दोस्तों प्रथम घेरा किसने डाला, हुमायूं ने डाला था और उस समय दोस्तों चुनार का किला था दोस्तों शेर खां के ही अधीन। तो दोस्तों जब शेर खां 4 महीने तक दोस्तों उस हुमायूं के घेरे को नहीं भगा पाया तो दोस्तों उसने क्या कर लिया, हुमायूं के साथ में संधि कर ली शेरशाह सूरी ने। चुनार के द्वितीय अभियान की हम बात करें तो 1537 ईस्वी में हुआ था। शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक जो थे दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद शाह है। इस गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं ने दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को सहायता प्रदान नहीं करवाई। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया था दोस्तों। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था दोस्तों, यानी कि चुनार के दूसरे घेरे के अंदर भी दोस्तों हुमायूं ने क्या किया, चुनार के किले को जीत लिया था दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों चुनार के किले से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद बात करें अगले युद्ध की तो वो होता है दोस्तों चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। यह युद्ध दोस्तों शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं ने अनेक सैनिक दोस्तों, हुमायूं के बहुत सारे सैनिक थे जो गंगा और करमनासा नदी में डूब करके मर गए थे। और दोस्तों हुमायूं भी क्या कर रहा था, जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया दोस्तों चौसा के युद्ध में। और दोस्तों निजाम नामक एक बिश्ती था दोस्तों, जहाज चलाने वाला व्यक्ति, जिसने दोस्तों हुमायूं को डूबने से बचाया। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने दोस्तों शेर शाह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के पश्चात धारण करी, तो दोस्तों चौसा के युद्ध के पश्चात धारण करी थी। हुमायूं से ये युद्ध हुआ था और 1539 में ये दोस्तों युद्ध हुआ था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की। तो दोस्तों जो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है ये 1540 के अंदर हुआ था। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद दोस्तों शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार हो गया था दोस्तों। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि दोस्तों शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार क्या रहा, तो दोस्तों बंगाल विद्रोह का दमन किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में। बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों खिजर खां। इस खिजर खां ने 1541 में विद्रोह कर दिया। इसने अब बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदारान की नियुक्ति की जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें मालवा विजय की। दोस्तों मालवा विजय की हम बात करें तो ये हुआ था दोस्तों 1542 में। इस समय यहाँ मल्लू खां यानी कि कादिर शाह शासक था मालवा का। इसने अपनी राजधानी दोस्तों उज्जैनी में शेरशाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेरशाह को सौंप दिया था दोस्तों। इसके बाद में रायसीन विजय की अगर हम बात करें तो रायसीन विजय प्राप्त हुई थी 1543 के अंदर। यहाँ का राजा दोस्तों पूरनमल चौहान था।
शेरशाह ने दोस्तों रायसेन दुर्ग को दोस्तों चालाकी और धोखे से जीता था, जो इसके जीवन का दोस्तों कलंक बन गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे मारवाड़ विजय की। तो दोस्तों यहाँ का शासक था मालदेव। दोस्तों मारवाड़ विजय के समय दोस्तों मालदेव की सेना के अंदर दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों शेरशाह सूरी ने धोखा किया। और दोस्तों यहाँ पर जो मालदेव के सेनापति थे जिनका नाम था दोस्तों जेता और कुंपा, ये दोनों ही सिर्फ दोस्तों युद्ध में रहे और इनके साथ में कुछ सैनिक थे जिन्होंने दोस्तों मालवा के जो मालवा विजय के समय युद्ध लड़ा था वो बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा था और इतनी दोस्तों तेज तरार तरीके से युद्ध लड़ा था जेता कुंपा ने मालदेव की अनुपस्थिति में कि दोस्तों जो शेरशाह सूरी था उसने एक कथन कहा कि यह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हो गया था, तो शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दोस्तों हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल से जीत पाया था ये मारवाड़ विजय को। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जेता और कुंपा ने दोस्तों पसीने छुड़वा दिए थे शेरशाह सूरी के। इस कारण इसने कहा कि दोस्तों मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि अगर दोस्तों ये मारवाड़ को नहीं जीत पाता तो उस समय दोस्तों उसको हार का सामना करना पड़ता और दोस्तों वो हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसके बाद हम बात करेंगे कालिंजर अभियान की, जो कि 1544 में हुआ। यहाँ का शासक दोस्तों कीर्ति सिंह था। कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को विजित नहीं कर सका तब शेरशाह ने मई 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। दोस्तों युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इससे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था। यानी कि दोस्तों किला जीता जा चुका था। इसी कारण दोस्तों जो किला जीता गया वो भी शेरशाह सूरी के दोस्तों अभियानों में गिना जाता है, कालिंजर अभियान, क्योंकि दोस्तों ये कालिंजर का जो किला था वो दोस्तों एक तरह से शेरशाह सूरी ने जीत लिया था, चाहे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों की हम बात करें तो एक तो था आदिल खां, एक था दोस्तों जलाल खां। इसके बाद हम बात करते हैं पहले दोस्तों इस्लाम शाह यानी कि जलाल खां की। यद्यपि मृत्यु से पहले शेरशाह ने अपने बड़े पुत्र दोस्तों आदिल खां को क्या किया था, उत्तराधिकारी नियुक्त किया था दोस्तों, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अर्थात 25 मई 1545 ईस्वी को अफगान सरदारों के सहयोग से उसका जो छोटा पुत्र था जलाल खां, जिसका नाम था दोस्तों इस्लाम शाह है, वो 1545 से 1553 तक दोस्तों शासन करता है, क्योंकि दोस्तों अफगान सरदारों ने उसका साथ दिया था। और दोस्तों उपाधि धारण करके दोस्तों इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके दोस्तों राज सिंहासन पर बैठ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद में उसका अवयस्क पुत्र जिसका नाम था फिरोज, वो राजगद्दी पर बैठा। परंतु 3 दिन बाद ही दोस्तों उसके मामा जो थे मुबारिज खां, उसने दोस्तों उस अपने भांजे को मरवा दिया और स्वयं दोस्तों आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। तो इसके अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सूरवंश के अंत की। तो दोस्तों किस प्रकार सूरवंश का अंत हुआ। 1555 ईस्वी तक सूर साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। सिंहासन के एक दावेदार थे दोस्तों इब्राहिम का सूर। इस इब्राहिम का सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इसके फलस्वरूप दोस्तों आदिल शाह ने दोस्तों चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से ही संतोष कर लिया दोस्तों। यानी कि चुनार को राजधानी बनाया और पूर्वी जो राज्य था दोस्तों उसी में दोस्तों स्वयं को संतुष्ट कर लिया। इसके बाद हम बात करें इब्राहिम खां की, तो इब्राहिम खां कुछ दिन ही शासन कर पाया कि पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तथा सिकंदर शाह की उपाधि धारण करी। इब्राहिम खान ने किसकी उपाधि धारण करी? सिकंदर शाह की। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सरहिंद के युद्ध की। सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों 1555 के अंदर। बात कर लेते हैं दोस्तों सरहिंद के युद्ध में दोस्तों 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि दोस्तों मैंने शुरू में बताया था कि हुमायूं दोस्तों 1540 से लेकर के 1555 तक भटकते रहते हैं। 1555 में आते हैं और सरहिंद का युद्ध करते हैं सिकंदर शाह के साथ में और दोस्तों पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। सूर साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम शेर शाह ने गज ए सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप कराई और कृषि योग्य भूमि को दोस्तों 3 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी थी दोस्तों उत्तम श्रेणी, इसके बाद में आती थी मध्यम श्रेणी और तीसरी आती थी निम्न श्रेणी। तीनों का औसत उपज निकाल करके दोस्तों 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था को दोस्तों जाब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें शेरशाह द्वारा लिया जाने वाला कर, तो दोस्तों पहला है खिराज, जो कि दोस्तों एक प्रकार का भूमि कर था जो कि औसत उपज का 1/3 भाग था दोस्तों। इसके बाद में है जरीमाना, भूमि की नाप के लिए उपज का 2.5% लिया जाता था। और ये एक था दोस्तों महासिलाना, जो राजस्व अधिकारियों के उपज के लिए दोस्तों 5% था।
इसके बाद हम बात करें शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सड़क ए आजम भी इसको कहा जाता है। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पंजाब में अटक तक जाती थी, यानी कि दोस्तों पंजाब में एक स्थान है अटक, यहां तक जाती थी, लगभग 1500 मील लंबी थी। इसके अलावा आगरा से बुहारनपुर तक जाती थी, आगरा से चित्तौड़ भी जाती थी और लोहार से मुल्तान तक जाती थी दोस्तों, यही जीटी रोड जिसको सड़क ए आजम कहा जाता था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं शेरशाह द्वारा चलवाए गए सिक्के। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर दोस्तों फारसी भाषा के साथ साथ में दोस्तों देवनागरी में भी लेख लिखवाए दोस्तों। रुपया की अगर हम बात करें तो यह चांदी का सिक्का था। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने किया था दोस्तों। इसके अलावा अशरफ, यह सोने के सिक्के हुआ करते थे जिनको अशरफ कहा जाता था दोस्तों, और ये शेरशाह द्वारा चलाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों दाम, यह दोस्तों दाम जो होते थे वो तांबे के सिक्के हुआ करते थे। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों वो बिहार के सासाराम में स्थित है। सासाराम स्थान आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है सूरवंश। और दोस्तों बात करेंगे आगे अकबर की अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अन्य किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, राम राम।